दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के रिवीजन लेक्चर के अंतर्गत पहला दिन। तो दोस्तों, इस रिवीजन सेशन के लिए हम कुछ बातें पहले शेयर कर लेते हैं, फिर सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, जैसे आपके जो भी साथी इतने संघर्षशील रहे, उनको और जितने भी आप सभी साथियों ने उनको सहयोग दिया, उन सभी को पहले मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं। दूसरी चीज़, आप लोगों के साथ लाइव सेशन में आने के लिए आपके साथी रविकांत जी ने काफ़ी प्रयास किया और लाइव आने में रविकांत जी का, शिवांग पांडे जी आदि आपके जो साथी हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी प्रयास और प्रार्थना रिक्वेस्ट किया। तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल हम तो आपके साथ हैं। मैं अपनी पूरे वीडियो में भी कहा था कि सेकंड और फोर्थ सेम की आपकी तैयारी, आपके रिवीजन के लिए मैं एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। तो चलिए, अब इस लाइव सेशन में जैसा हमने बात किया, ऊपर आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है और आपको लिंक दिया गया है जिसपे आपको नोट्स मिलेगी। लाइव क्लासेस आज के बाद कल से हम लोग उसी यूट्यूब लिंक पर जो है मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस लाइव सेशन में मिलेगा। डीपीपी की बात करते हैं, डेली प्रैक्टिस की बात, जो आपके होमवर्क क्वेश्चंस के रूप में आपको दिए जाते रहेंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, जो साथी अभी नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो वर्तमान भारतीय समाज के अंतर्गत हम लोग एक क्रम से पहले चैप्टर से हम आपको लेकर चल रहे हैं और लास्ट तक सभी चैप्टर्स पे हम आपका रिवीजन एक संक्षिप्त मोड में करेंगे और फिर बीच बीच में जैसे आपके एक दो यूनिट खत्म हो जाएंगे, उस पर हम आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, जिसमें आपके अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी और लघुत्तरी यानी जितने भी मोड के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सभी हम प्रैक्टिस सेशन में लेके चलेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं शिक्षा। तो यदि शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा, प्राचीन समय से शिक्षा की बात की जाती है और प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था और विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु में अप्रत्यय के लगने से होता है और जिसका अर्थ होता है जानना। तो इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया और ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्व दिया गया। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है, तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, अर्थात ज्ञान जो है यानी शिक्षा के द्वारा जो ज्ञानार्जन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान क्या है? मनुष्य का तीसरा नेत्र है। तो हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा के संबंध में यदि सामान्य रूप से बात किया जाए तो शिक्षा के बारे में तीन बातें सामान्य रूप से निकल के आती हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि शिक्षा करता क्या है। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र, समाज और व्यक्ति, तीन चीजों की बात होती है। राष्ट्र, समाज और व्यक्ति, इनका क्या होता है? इनके उन्नयन में कार्य करता है। अर्थात इनके उन्नयन का क्या होता है? इनका मूल आधार होता है। दूसरी बात आती है, शिक्षा जो है वो मानव जीवन का, शिक्षा क्या है? वह मानव जीवन का शाश्वत मूल्य है। जो मानव जीवन है उसका क्या है? उसका शाश्वत मूल्य है। तीसरी चीज कहा जाता है कि शिक्षा गैर औपचारिक अर्थात इनफॉर्मल, औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक नॉन फॉर्मल साधनों द्वारा दी जाती है। अर्थात वह तीनों प्रकार से शिक्षा दी जाती है, वो चाहे फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो। तो शिक्षा के बारे में हम और आगे बात करते हैं तो शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, वो भी प्राचीन व अर्वाचीन दृष्टिकोण से।
शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। और शिक्षा की बात करते हैं तो अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जाता है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है वह क्या है, एजुकेशन। और एजुकेशन जो है वह दो शब्दों से ई और ड्यूको से मिलकर बना है। तो सामान्यतः जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो तीन शब्द, तीन वर्ड्स कौन कौन से, एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर, ये तीन शब्द आते हैं और इन तीनों के आधार पर एजुकेशन की उत्पत्ति की बात की गई है। जब हम एजुकेटम की बात करते हैं तो एजुकेटम की बात होगी तो एजुकेटम के द्वारा जो बताया गया है उसका अर्थ होता है यहां एजुकेशन में कि इन तीनों में यदि हम बात करते हैं एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर, तो इसमें इसका अर्थ होता है कि टू ट्रेन, और दूसरी चीज कह सकते हैं एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग। दूसरी चीज कह सकते हैं एक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग। वहीं टू एजुकेट की बात करते हैं, दूसरी चीज क्या कहते हैं, टू एजुकेट। तो टू एजुकेट की जब हम बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि टू ब्रिंग अप। इसका जो भाव होता है वो क्या है कि टू ब्रिंग अप, अर्थात आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। वहीं पहला जो कहा टू ट्रेन अर्थात प्रशिक्षित करने का, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग की बात हम करते हैं तो इसका जो रूप है वह ये है कि वह क्या करता है, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। वहीं एक खंड और आपको मिलता है कि टू लीड आउट, एजुकेशन के संबंध में टू लीड आउट। जब हम टू लीड आउट की बात करते हैं तो इसका जो आशय होता है कि विकसित करना, बाहर की ओर निकालना। तो सामान्य रूप में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, सीखना और सिखाना, कि हम इसके सामान्य रूप की बात करें कि जो व्यक्ति में निहित है उसे और आगे की ओर बढ़ाना, उसे बाहर की ओर निकालना या उसका प्रसार करना या उसे शिक्षित और प्रशिक्षित करना। अब शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो मैकेंजी महोदय के अनुसार कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। तो इस प्रकार शिक्षा का जो व्यापक अर्थ की बात हुई है तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और आजीवन का मतलब क्या है कि मां के गर्भ से शुरू होकर वह जीवन पर्यंत अर्थात मृत्यु तक यह शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। महाकाव्य काल से लेकर आज के वैज्ञानिक युग में भी इसका प्रमाण है। जैसे महाकाव्य काल में वीर अभिमन्यु की बात हम करते हैं तो वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही अर्जुन के द्वारा उनकी मां सुभद्रा को जो बताया जा रहा था द्वार तोड़ने की बात, वह गर्भ में ही सीख लिया था। और अंतिम द्वार के समय माता अभिमन्यु की सो गई थी, इसलिए वह उस ज्ञान से वंचित। कहने का यहां भाव कि जो व्यापक दृष्टि की बात कही गई है जीवन पर्यंत, अर्थात वह मां के गर्भ से शुरू होकर और आजीवन वह शिक्षा प्रक्रिया चलती रहती है। वहीं प्रोफेसर डंगविल महोदय ने कहा कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो व्यापक अर्थ के अंतर्गत कि जन्म से मृत्यु तक जो भी ज्ञान व अनुभव के आधार पर व्यक्ति धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के क्या करता है, विभिन्न प्रकार से वह अपने को परिवर्तित करता है, अपने को परिवर्धित करता है, अपने को परिमार्जित करता है या प्रशिक्षित करता है, वह सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। वहीं जब हम शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात करते हैं तो बालक को स्कूल में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से जो भाव निकलता है वह संकुचित अर्थ को परिलक्षित करता है।
अर्थात सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा को ही शिक्षा मान लिया जाता है, जो उसका संकुचित अर्थ का रूप है कि जो विद्यालयी अर्थात स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी को शिक्षा मान लिया जाता है। और प्रत्येक समाज के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपने अपने विधान होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि प्रौढ़ लोग अपने समाज की आकांक्षाओं यानी जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं की पूर्ति करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी वो क्या करते हैं, अपने तौर तरीकों से, अपने विधियों से या जो प्रक्रियाएं हैं उनसे वो परिचित कराते हैं। वहीं शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षा के जब हम विश्लेषणात्मक अर्थ वह कई रूपों में दिखाई देता है। जैसे शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयी ज्ञान तक सीमित नहीं। इसका आशय क्या है, शिक्षा को केवल विद्यालयी ज्ञान प्रदान करने की सीमा में हम उसको संकुचित नहीं रख सकते, उसमें बांध नहीं सकते। शिक्षा का कार्यक्रम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है और प्रत्येक अनुभव से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। तो इस आधार पर इसे हम विद्यालयी ज्ञान तक सीमित या संकुचित नहीं रख सकते। दूसरा कहता है कि शिक्षा का अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में। वर्तमान समय जो आज का समय है, यहां शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान ने विचारधाराओं में ही परिवर्तन कर दिया है, जिससे शिक्षा के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी परिवर्तित हुआ और वह नित्य नवीन परिस्थितियों को या नित्य नवीन प्रतिरूपों में वह बदलता रहता है। शिक्षा के अर्थ की बात हम करते हैं तो जन्मजात शक्तियों का जो सर्वांगीण विकास करना है, यानी बच्चे में जन्म के समय जो भी शक्तियां उसमें निहित हैं, उसका सर्वांगीण विकास करना ही, न कि बाह्य ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरना, या यूं कह दें कि उसमें किसी भी प्रकार से संदर्भ में रखने की बात कर रहे हैं। इसी संबंध में एडिशन महोदय ने, किसने, एडिशन महोदय ने अपने विचार दिया था कि शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित, शिक्षा के द्वारा मानव के अंतर में निहित उन सभी शक्तियों और गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना नितांत असंभव है। अर्थात जब तक शिक्षा की प्रक्रिया नहीं होगी तो जो उसके अंदर निहित शक्ति है या गुण है उसे बाहर नहीं निकाल सकते। फिर तीसरा कहता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में। तो शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें बालक को क्या होता है, सदैव देश काल परिस्थिति के अनुसार आगे की ओर बढ़ते रहना होता है, या शिक्षा उसे इन परिस्थितियों में अग्रसर करती है और इस प्रकार शिक्षा को जीवन में प्रगति के लिए तैयार करती है। वहीं शिक्षा सामाजिक विकास की प्रक्रिया की बात करते हैं तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया जब होती है तो शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तिगत विकास से ही नहीं, अर्थात इसमें व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक विकास की बात की जाती है। क्यों, बालक समाज में रहता है, वह एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा के द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जा सकता है। अर्थात शिक्षा से हम क्या करते हैं, बच्चों में सामाजिकता का विकास करते हैं और बालक का समुचित विकास शिक्षा के बिना असंभव होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस की बात। तो जब हम शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहां दो बातें आती हैं। शिक्षा क्या है, द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसे किसने दिया, एडम्स महोदय ने दिया। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस की बात करते हैं, जिसके प्रणेता कौन है, टीवी महोदय। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा, एडम्स ने कहा। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, टीवी महोदय ने कहा। यहाँ द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया को जरा सा हम और स्पष्ट कर दें। जैसे एडम्स महोदय ने द्विमुखी प्रक्रिया कहा तो जो इसके दो मुख या दो ध्रुव हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात हम कर सकते हैं कि जो दो ध्रुव या दो मुख हैं, दो पोल हैं, बाइपोलर, एक कौन है,
एक शिक्षक है और दूसरा शिक्षार्थी है। तो यहां शिक्षक के द्वारा क्या होता है, इनके और शिक्षार्थी के मध्य क्या होती है, इनके मध्य अंतरक्रिया होती है, इनके मध्य इंटरेक्शन होता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, छात्र के द्वारा पढ़ा जाएगा, शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, छात्र के द्वारा अनुकरण किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, यह निरंतर चलती रहती है, लेकिन यह विचार मान्य नहीं। इसके बाद आया आपका विचार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, जिसे इसके प्रणेता कौन है, जॉन डीवी। तो डीवी महोदय ने कहा, जो एडम्स ने दो ध्रुवी प्रक्रिया कहा, उनका दो ध्रुव शिक्षक और शिक्षार्थी ये सही है, उनके मध्य अंतःक्रिया होती है ये भी सही है। लेकिन उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक का मतलब टीचर और शिक्षार्थी स्कॉलर, इनके मध्य क्या होती है, इनके मध्य इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है और दोनों तरफ से चलती है। लेकिन इस प्रक्रिया को गतिमान रखने के लिए उन्होंने एक तीसरे ध्रुव की बात की, जिसे उन्होंने क्या कहा, सर्वप्रथम बात किया सामाजिक शक्ति की, सोशल फोर्स की। और यही सोशल फोर्स क्या करता है, यही कंटेंट प्रोवाइड करता है। अर्थात यही सामाजिक शक्ति जो कंटेंट प्रोवाइड करता है, यही क्या करता है, यही माध्यम प्रदान करता है कि इनके मध्य अर्थात टीचर और स्कॉलर के मध्य क्या हो, इनके मध्य इंटरेक्शन हो। तो यही तीन ध्रुव, अब सामाजिक शक्ति क्या हुआ, हाइड हो गया, और कंटेंट ये आपका प्रमुख रूप से अब त्रिध्रुवी प्रक्रिया के तीनों ध्रुव की बात कहें, त्रिमुखी प्रक्रिया के तीनों मुख की बात कहें, या ट्राइपोलर तीनों पोल की बात करें, तो अब पहला पोल आपका होता है कंटेंट, दूसरा पोल आपका है टीचर और तीसरा आपका है स्कॉलर। तो ये तीन, और ये आपकी ट्रायंगल का शेप निर्धारित करता है। यहां इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा के तीन चर की बात की, शिक्षण के तीन चर की बात की। क्योंकि ये कंटेंट के साथ आपका मेथड प्लस आपकी डिवाइस या आपकी स्ट्रेटजी की बात हम करते हैं, यह मिल के क्या होता है, ये मध्यस्थ चर का काम करता है। और टीचर क्या है, टीचर इंडिपेंडेंट है, अर्थात वह स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है। वहीं शिक्षार्थी स्कॉलर क्या है, वह आश्रित चर के अंतर्गत आता है। तो ये आपकी त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी महोदय की। अब हम शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। जैसे पहली बात हम करते हैं कि शिक्षा जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त किया। पहली परिभाषा आपकी आती है पेस्टोलॉजी की, कि शिक्षा मनुष्य की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। वहीं फ्रॉबेल महोदय ने शिक्षा को परिभाषित किया कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। ये जन्मजात शक्तियों को व्यक्त करने की प्रक्रिया के रूप में। सुकरात महोदय ने शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। अर्थात उनके अंदर जो निहित शक्ति है, जो निहित ज्ञान है, या शक्ति भंडार है, उनको क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से बाहर की ओर प्रकाश में लाना, अर्थात उनके व्यवहार में उसे परिलक्षित कराना होता है। वही विवेकानंद जी ने परिभाषा दिया कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के रूप में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में जो एजुकेशन की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैगोर जी का, कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। वहीं कांट महोदय ने परिभाषा दिया है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, अर्थात जो उसमें निहित क्षमता है उसकी पूर्णता को विकसित करना ही क्या है, वह शिक्षा है, या शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा यह पूर्ण किया जा सकता है। टीपी नन महोदय ने
परिभाषा दिया, शिक्षा बालक की वैयक्तिकता का पूर्ण विकास है, जिससे वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। इसके बाद बात करते हैं कि शिक्षा समूह में परिवर्तन के अर्थ में, यानी जो समूह में परिवर्तन की बात होती है उसके रूप में शिक्षा को परिभाषित किया, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ओटावे महोदय का। तो ओटावे महोदय ने जो परिभाषा दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की अन्योन्य क्रिया है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। अर्थात व्यक्ति के विकास यानी उसके व्यक्तित्व को विकसित करने में सामाजिक समूह की जो क्रियाएं हैं, यानी संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति और सामाजिक समूह की, जब तक व्यक्ति और सामाजिक समूह की अनेकानेक क्रियाएं मिलकर नहीं चलेंगी, तब तक उसके यानी व्यक्ति के विकास के निश्चित उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकती। वहीं बी.एन. झा महोदय ने शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है, एक प्रक्रिया के रूप में भी बताया और एक सामाजिक कार्य सोशल वर्क के रूप में भी बताया, जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। अर्थात जो शिक्षा के द्वारा प्रक्रिया की जाएगी वह क्या है, एक सामाजिक कार्य भी है और उसके लिए व्यक्ति जो भी कुछ करता है वह अपने समाज के हित के लिए करता है। अगली बात करते हैं वातावरण से अनुकूलन करने के अर्थ में शिक्षा। तो जॉन डीवी महोदय ने परिभाषा दिया कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। वहीं जेम्स महोदय ने परिभाषित किया अनुकूलन करने के अर्थ, वातावरण के साथ अनुकूलन के अर्थ में, कि शिक्षा कार्य संबंधी अर्जित आदतों का संगठन है, जो व्यक्ति का उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है। अर्थात कार्य संबंधी जो अर्जित आदतों का एक समूह, एक संगठन होता है और व्यक्ति उसके द्वारा क्या करता है, भौतिक और सामाजिक वातावरण में शिक्षा उसे उचित स्थान प्रदान करती है, ये जेम्स महोदय ने कहा। वहीं बटलर महोदय ने परिभाषा दिया कि शिक्षा प्रगति की आध्यात्मिक संपत्ति के साथ व्यक्ति की क्रमिक सामंजस्य है, यानी आध्यात्मिक संपत्ति है और व्यक्ति का क्रमिक सामंजस्य, वह वातावरण के साथ, समाज के साथ, समूह के साथ वह अपना क्रमिक सामंजस्य स्थापित करना क्या है, वह शिक्षा है। इसके अलावा भी शिक्षा की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने परिभाषा दिया, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और उसकी आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों की सर्वांगीण प्राकट्य से है। अर्थात जो उसमें निहित सर्वोत्तम शक्ति, उसका सर्वांगीण प्राकट्य यानी उसके व्यवहार में उसे का प्रकटीकरण। अरस्तु महोदय ने परिभाषा दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कि शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के कार्य की। तो जब हम शिक्षा के कार्य की बात करते हैं तो यहाँ शिक्षा के द्वारा चार तरह से कार्य को संपादित किया जाता है। चार रूपों में शिक्षा का कार्य दिखाई देता है। एक व्यक्ति संबंधी, दूसरा समाज संबंधी, तीसरा राष्ट्र संबंधी जो शिक्षा के कार्य हैं, और चौथा वातावरण संबंधी शिक्षा के कार्य। जब हम व्यक्ति संबंधी शिक्षा के कार्य की बात करते हैं तो व्यक्ति के लिए शिक्षा का की आंतरिक शक्तियों का विकास करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना शिक्षा का कार्य है। भावी जीवन की तैयारी करना शिक्षा का कार्य है। नैतिक उत्थान करना व्यक्ति का शिक्षा का प्रमुख कार्य। मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनाना,
आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना और जन्मजात प्रकृतियों में सुधार करना, ये किसके संबंध में? यह व्यक्ति के संबंध में, यानी व्यक्ति संबंधी शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं। वहीं जब हम समाज संबंधी शिक्षा के कार्य की बात करते हैं तो सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का प्रमुख कार्य, प्राचीन साहित्य का ज्ञान कराना, कुरीतियों के आवरण में सहायक, अर्थात कुरीतियों से उसे क्या कर दे? आवरित कर दे, यानी कुरीतियां उसे प्रभावित न कर सकें, और सामाजिक भावना का विकास करना, उसमें सामाजिक उन्नति में सहायक करने में, धर्मों के विषय में और उदार दृष्टिकोण के संबंध में। यह प्रमुख शिक्षा के कार्य हैं। किसके संबंध में? समाज सबके संबंध में। वहीं राष्ट्र के संबंध में जब हम शिक्षा के कार्य की बात करते हैं, भावात्मक एकता लाना, कुशल नागरिक बनाना, राष्ट्रीय विकास में सहायक करना, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन और अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान, यह किससे संबंधित है? यह राष्ट्र के संबंध में शिक्षा के प्रमुख कार्य। वहीं जब हम शिक्षा के कार्य की बात करते हैं किसके संबंध में? वातावरण के संबंध में, तो इसमें दो प्रमुख कार्य आता है कि एक वातावरण से समायोजन, अर्थात वह जो भी वातावरण सृजित होता है उसमें अपने को समायोजित कर ले, और दूसरा वातावरण का अनुकूलन, वह उसमें अपने को अनुकूलित कर ले। तो ये प्रमुख शिक्षा के कार्य। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान ज्ञान, और प्रश्न में आप सिर्फ सामान्य संक्रियाओं को हल करते हैं, व्यवहारिक जीवन में इन्हीं संक्रियाओं का आप प्रयोग करते हैं। सामान्य जीवन में जब मार्केट में बच्चा जाता है तो वहां उसे लेन देन के प्रकरण में भी यही संक्रियाएं काम आती हैं, जोड़कर। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक कोई भी विषय का हम ज्ञान लेते हैं, किसी प्रकरण का, तो वह भिन्न भिन्न परिस्थिति में व्यक्ति के सामने उस शिक्षा के अनेक उद्देश्य निकल कर आते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि और ये उद्देश्य देश काल व परिस्थिति में बदलते रहते हैं। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। शिक्षा ही व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया है, अर्थात बिना शिक्षा के न तो हम व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और न ही सामाजिक विकास कर सकते हैं। अतः शिक्षाविदों ने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों और कार्यों की बात की। तो कार्य की बात हमने ऊपर कर दिया कि शिक्षा के कार्य व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके पर्यावरण, यानी विभिन्न रूपों में शिक्षा के भिन्न भिन्न कार्य हैं। और जब हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण हम सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और वैयक्तिक उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्य के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जब हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें, यानी सामान्य उद्देश्य द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावना, विचार और ज्ञान में परिवर्तन होता है, जिससे वह जीवन को सुखमय और शांतिमय व्यतीत कर सकता है। अब इसी चीज को बिंदुवार हमने यहां दिया कि चरित्र निर्माण और विकास का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास, पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य और नागरिकता के उद्देश्य। ये कुछ सामान्य हमने बिंदु रखा किसकी? शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। वहीं जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा भी दी जाती है। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो स्पेसिफिक एम्स या ऑब्जेक्टिव्स की बात हम करते हैं, वो असामान्य उद्देश्य की संज्ञा भी दी जाती है। इनका क्षेत्र और प्रकृति सीमित होती है। यही नहीं, इनका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और इस आधार पर
कह सकते हैं कि ये उद्देश्य लचीले, अनुकूलन योग्य और परिवर्तनशील होते हैं। हम आपको लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। अभी आपका जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम अभी इस समय थोड़ा सा अवरोधित है, तो जब लेसन प्लान करेंगे तो वहां आपको दो तरह के उद्देश्य लिखने को मिलते हैं, एक सामान्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य है वह बहुत ही व्यापक होता है और जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह सीमित होता है। अगर हम शिक्षण के परिप्रेक्ष्य में सामान्य शिक्षा का ही रूप है, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया के क्रम में हम चलते हैं वो हमारा शिक्षण प्रक्रिया से ही। तो शिक्षण में जब हम बात करेंगे सामान्य और विशिष्ट की, तो सामान्य क्या है, व्यापक है, और विशिष्ट क्या है, सीमित है। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 2 में अब हिंदी विषय के आप शिक्षक हैं, तो हिंदी पढ़ाने के लिए वह पूरा सामान्य उद्देश्य पूरे सत्र का उद्देश्य समाहित होगा। आगे चल के हम ये भी कह सकते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक का जो है वो सामान्य उद्देश्य, यानी यह क्या है, यह अत्यंत व्यापक है। वहीं जब हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं, तो जैसे अभी ऊपर आपने देखा कि इनका निर्माण किसी विशेष परिस्थिति और विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो यहां विशिष्ट उद्देश्य जब हम शिक्षण में निर्मित करते हैं तो वह विशिष्ट उद्देश्य इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर करते हैं। क्यों कि आज का जो हमारा प्रकरण है, उस प्रकरण यानी उस विशेष परिस्थिति, हम कैसी परिस्थिति बनाएंगे कि बच्चा ग्राह्य कर सके, बच्चा बोध कर सके, बच्चे में वो कौशल विकसित हो सके। तो अर्थात हम उसके व्यवहारिक पहलू, उसके ग्राह्यात्मक पहलू, उसके बोधात्मक पहलू, उसके अनुप्रयोगात्मक पहलू, इन पहलुओं को ध्यान में रखकर हम विशिष्ट उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। वही चीज शिक्षा की बात किया कि यह क्या होता है, सामान्य नहीं बल्कि असामान्य। परिस्थिति परिवर्तित होते ही हम अपना विशिष्ट उद्देश्य क्या करते हैं, उसे भी परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात उसमें परिवर्तन ला देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, वैयक्तिक उद्देश्य की। तो वैयक्तिक उद्देश्य संकुचित अर्थ में होता है और व्यापक अर्थ में। जो आत्मा अभिव्यक्ति की बात करता है, जो आत्म अभिव्यक्ति है, अर्थात बालक की शक्तियों का जो सर्वांगीण विकास या उसका प्राकृतिक विकास है, वह उसके संकुचित अर्थ को परिलक्षित करता है। और जब बच्चा आत्मानुभूति के क्रम में पहुंचता है तो यह उसके वैयक्तिक का व्यापक अर्थ को परिलक्षित करता है। सामाजिक उद्देश्य तीसरा खंड। तो साधारणतः समाज के दो रूप माने जाते हैं, एक राष्ट्र समाजवाद और एक जनतंत्रात्मक। तो सामाजिक उद्देश्य के संकुचित और व्यापक अर्थ को हम इस तरह से समझें कि जो संकुचित अर्थ है वह राष्ट्र समाजवाद, जो कि क्या नागरिकता की बात करती है, और व्यापक अर्थ जो है वह जनतंत्रात्मक समाजवाद और सामाजिक कुशलता या सामाजिक कौशल की बात करती है। अब इसमें आपकी आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता या विधायक कुशलता, वह इनके अर्थ अर्थात राष्ट्र समाजवाद में इसका नागरिक के रूप में क्या, और जनतंत्रात्मक समाज में वह किस रूप में यह तीनों खंड आएंगे, वह इस पर निर्भर करता है। और बात करते हैं वर्तमान भारत में उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जब हम कारक की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से दर्शन, जो शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का प्रभाव अत्यधिक होता है। आगे चल के हम लोग दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ेंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, प्रकृतवादी के अनुसार आत्माभिव्यक्ति, वैयक्तिकता का विकास, संबद्ध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण या समन्वय की प्राप्ति शिक्षा के उद्देश्य थे। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वह समाज या व्यक्ति के जीवन दर्शन की बात करता है। ये प्रभावित करता है कैसे, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने का जो ढंग है का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। यानी किस तरह के ढंग से जीवन जीने का है, वह
वहां के उस समाज के शिक्षा के उद्देश्य पर अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा के उद्देश्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वहीं राजनैतिक विचारधारा जैसी होगी, अर्थात शासन करने वाले सरकार भी शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालता है। अर्थात वही सरकार जो शिक्षा की व्यवस्था, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उस पर निर्भर करता है और वह अपने अनुरूप ही शिक्षा के ढांचे का गठन करती है। इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य पर जो तत्कालीन सरकार होती है उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं तो समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव होता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल समाज को शिक्षित करने का था और आर्थिक दशा प्रभावित करने में प्रमुख कारक की भूमिका निभाती है कि देश, कोई भी देश होगा, उसका आर्थिक स्तर वहां की शिक्षा के उद्देश्य पर अपना प्रभाव छोड़ता है। भारत जैसे देश में आर्थिक साधनों की कमी के कारण शिक्षा के ऊंचे उद्देश्यों को निर्धारित करके भी उचित साधन के अभाव में हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते। फलस्वरूप केवल योजना के रूप में ही वह समस्त उद्देश्य रखे रह जाते हैं और व्यवहारिक रूप में उसका अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता या व्यवहारिक रूप में वह अपनाए नहीं जा पाते। अब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार की। तो जब हम शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं तो यहां 3 प्रकार का आपका लिखा हुआ है, अनौपचारिक, औपचारिक और दूरस्थ की बात हम करते हैं। तो यहां जब हम औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ की बात करते हैं तो औपचारिक ये जो प्रकार हैं वो प्रमुख रूप से जो आपके प्रश्न देंगे कि इनके इस प्रकार के शिक्षा में प्रमुख अभिकरण भी क्या क्या होते हैं। तो जब हम शिक्षा के प्रकार की बात पहले करते हैं, फिर हम अभिकरण की बात करते हैं। तो जब हम शिक्षा के अभिकरणों को ध्यान में देते हैं तो उसके आधार पर जो हम शिक्षा के प्रकार को देखते हैं तो वहां हमें 3 प्रकार की प्रमुख रूप से दिखाई देता है। एक आपका क्या है, औपचारिक शिक्षा, एक आपकी अनौपचारिक है और एक आपका गैर औपचारिक है। यहां आपका एक गैर औपचारिक। तो जब हम औपचारिक, पहले बात किसकी कर रहे हैं हम, औपचारिक शिक्षा की। तो जो औपचारिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जिसमें शिक्षा देने की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, शिक्षा देने की प्रक्रिया, विषय वस्तु, शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षण देने वाला, विषय वस्तु, प्राप्त करने का स्थान, समय, उद्देश्य, यह सभी क्या होता है, यह सभी निश्चित होता है। जहां यह निश्चितता होती है वह किसमें जाती है, वह औपचारिक शिक्षा में जाती है। औपचारिक शिक्षा में अनेकों औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। एक निश्चित आयु में, एक निश्चित विद्यालय में, एक निश्चित कक्षा में और एक निश्चित समयावधि में क्या होता है, बालकों का प्रवेश कराना पड़ता है। इसके निहित गुण और कार्य की बात करते हैं। निहित गुण में जो कुछ 2-4 बिंदु हम लेते हैं तो इसमें औपचारिक शिक्षा से बालक को क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान, अनुभव और कौशल की व्यवहारिक सीख मिलती है। इसके द्वारा विविध विषयों का सम्यक ज्ञान मिलता है। इसके द्वारा जो विविध विषय हैं उनका सम्यक ज्ञान और मार्गनिर्देशन भी मिलता है। वहीं हम बात करें औपचारिक शिक्षा तो राष्ट्र हेतु कुशल श्रमिक और अधिकारी इन दोनों की पूर्ति होती है। औपचारिक शिक्षा से व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का विकास सम्यक रूप से हम कर सकते हैं। वहीं दोष के साथ साथ इसके कुछ दुर्गुण भी हैं, इसके गुण के साथ साथ दोष भी हैं। इसमें सैद्धांतिक पहलू का विकास अधिक होता है, व्यवहारिक का नहीं होता। और या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ व्यवहारिक पहलू क्या होता है, अत्यंत न्यून होता है। औपचारिक शिक्षा स्मरण शक्ति को, रटंत विद्या को ज्यादा जोर देती है, जिससे मानसिक पहलू अर्थात बुद्धि आदि का यथोचित रूप से क्या होता है, वह विकास नहीं हो पाता या उसका प्रयोग नहीं हो पाता।
वहीं हम बात करते हैं दूसरी आपकी अनौपचारिक की बात करते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा मूल रूप से औपचारिक और गैर औपचारिक, इन दोनों के, ये दोनों औपचारिक और जो गैर औपचारिक हैं, तो इनमें निहित मंतव्यों का जो मिश्रित रूप होता है, इन दोनों का मिश्रित रूप जो होता है वही क्या होता है, वही अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। जैसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा स्वाध्याय, किस तरह, स्वाध्याय या स्व अध्ययन पर आधारित वह शिक्षा है जो कार्यशील रहते हुए भी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे कुछ निश्चित नियमों का अनुपालन करके ज्ञान अनुभव से व्यक्ति को आलोकित करके या उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाने में मददगार होती है। वह कौन होती है, वह अनौपचारिक। वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, गैर औपचारिक की, तो या औपचारिक केतर की बात हम करते हैं, अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, तो जो गैर औपचारिक शिक्षा होती है इसमें पूर्णतः नमनीयता या स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता इसमें विद्यमान होती है। औपचारिक के ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत होती है। इसमें शिक्षा देने की कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई भी प्रक्रिया हो सकती है, देने वाले की भूमिका कोई भी अदा कर सकता है। शिक्षा में यानी गैर औपचारिक शिक्षा में हम पशु पक्षी प्रकृति जड़ पदार्थ सजीव निर्जीव चर अचर यानी सभी अनायास कुछ न कुछ गुण ज्ञान सीख देकर शिक्षक की भूमिका अदा कर जाते हैं। वहीं जब हम दूरस्थ की बात करते हैं तो यह शिक्षा के प्रकार का है जिसमें व्यक्ति दूर रहकर डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो और इसकी चर्चा हम अगले खंड में लेके चलेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और कल से हम आपको ऊपर दिए गए YouTube लिंक पर, कल से YouTube पर आपसे लाइव क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।